प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट 3 पेपर सेकंड सी राजस्थान की अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी ऑफ राजस्थान में हम राजस्थान में आर्थिक नियोजन का अध्ययन कर रहे हैं। इसी क्रम में इस ई लेक्चर में हम देखेंगे कि राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या रहे हैं, किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया। भारत व राजस्थान में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य समान थे और ये इस प्रकार हैं। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण है विकास दर में वृद्धि करना। सारी नियोजन व्यवस्था आर्थिक विकास के इर्द गिर्द घूमती रहती है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत के आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण आर्थिक वृद्धि दर का निम्न स्तर का होना था। हमने देखा 1900 से 1901 के बीच, इस वर्ष से लेकर 1946-47, 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। तो ये पूरी जो सेंचुरी है, पूरी जो शताब्दी है, उसका वो हिस्सा जब हम परतंत्र थे, ब्रिटिश शासन था हमारे देश के अंदर, उस लंबी अवधि में समस्त भारत की आर्थिक वृद्धि दर मात्र 0.2% थी प्रति वर्ष। इतना कम वृद्धि दर थी और प्रति व्यक्ति के रूप में अगर देखा जाए तो यह वृद्धि केवल 0.1% थी। प्रति व्यक्ति आय में जो वृद्धि थी वो और भी कम थी, वो 0.1% थी। अर्थात जितनी जनसंख्या थी उसके अनुपात में वृद्धि दर कम थी, बहुत अधिक कम थी। क्योंकि हम जब राष्ट्रीय आय को जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होती है प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति को कितनी आय प्राप्त हो रही है, वो और भी कम बढ़ रही थी। अर्थात जनसंख्या की वृद्धि दर आर्थिक वृद्धि दर से तीव्र थी। ये भी एक चिंता की बात थी उस समय। और यदि हम लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहते हैं, गुणात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, मतलब जीवन स्तर बेहतर हो, उसका गुणात्मक सुधार हो, उसकी क्वालिटी सुधरे, लोगों के जीवन स्तर अच्छे क्वालिटी का हो, इसके लिए घरेलू आय में वृद्धि की तेज रफ्तार आवश्यक है। इसके द्वारा ही लोगों के जीवन स्तर को सुधारा जा सकता है। जैसा हमने देखा, घरेलू आय का क्या तात्पर्य होता है? जो देश की सीमाओं के अंदर आय उत्पन्न की जाती है वह कहलाती है घरेलू आय। उत्पादन जो हमारे देश की सीमाओं के अंतर्गत होता है, उस उत्पादन से, उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त होती है वो कहलाती है घरेलू आय। अब घरेलू आय बढ़ेगी तो जो व्यक्ति उत्पादन के साधनों के मालिक हैं या स्वयं उत्पादन के साधन है, जैसे श्रम, पूंजी, भूमि के मालिक, इन सभी को जो आय प्राप्त होगी वो अधिक होगी। और यदि आय अधिक होगी तो लोग अपनी सुविधा की, जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी अधिक कर सकेंगे और इससे उनका जीवन स्तर में सुधार आएगा। अब आर्थिक नियोजन का क्या रोल है इसके अंदर? आर्थिक नियोजन द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था में साधनों का आवंटन कुशलता से किया जाता है। जो उत्पादन के साधन हैं उनमें चूज करना पड़ता है कि वे किस वस्तु के उत्पादन के लिए काम में लिए जाएं, क्योंकि साधनों की मात्रा सीमित होती है और मनुष्य की आवश्यकताएं
असीमित होती हैं। तो समस्या जो उत्पन्न होती है वो कहलाती है साधनों के आवंटन की समस्या। और आर्थिक नियोजन के अंदर, जैसा आप जानते हैं, योजनाएं बनाई जाती हैं और उन योजनाओं द्वारा ये निर्धारित किया जाता है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन किया जाए, किस वस्तु की मांग कितनी है, आवश्यकता कितनी है, उसके अनुसार उसके उत्पादन का निर्णय किया जाता है। कुछ होती हैं पूंजीगत वस्तुएं और कुछ होती हैं उपभोक्ता वस्तुएं। यदि आगे हमें उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जबकि यदि हमें उपभोग के लिए वस्तुओं की आवश्यकता होती है तो वो उपभोग वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। अब साधनों का आवंटन किस प्रकार से किया जाए जिससे कि आवश्यक मात्रा में पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन भी किया जा सके और उपभोक्ता वस्तुओं का भी उत्पादन किया जा सके, कैपिटल गुड्स का भी उत्पादन किया जा सके और कंज्यूमर गुड्स का भी उत्पादन किया जा सके। तो आर्थिक वृद्धि के लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए हमें एक ओर पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना होता है और दूसरी ओर लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाने के लिए हमें उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाना होता है। अब आर्थिक नियोजन ये कार्य करता है कि वह आर्थिक वृद्धि के दर के लक्ष्य निर्धारित करके उन्हें प्राप्त करने के सघन प्रयास करता है। इसके अंतर्गत उपलब्ध साधनों को जो सीमित हैं उनको इस प्रकार नियोजित किया जाता है जिससे साधनों की बर्बादी पर रोक लगती है और न्यूनतम लागत से अधिकतम उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के प्रयास किए जाते हैं। साधनों को बर्बाद होने से रोकने की ओर ध्यान देना बहुत आवश्यक है और दूसरी ओर उत्पादन की विधि ऐसी काम में लेना आवश्यक है जिससे लागत न्यूनतम रहे। उत्पादन की तकनीकी ऐसी काम में लेने की आवश्यकता है जिससे लागत न्यूनतम रहे। न्यूनतम लागत से जब अधिकतम उत्पादन प्राप्त होता है तो उससे अर्थव्यवस्था में आर्थिक वृद्धि की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा है संतुलित आर्थिक विकास। ये आर्थिक नियोजन द्वारा ही संभव है क्योंकि सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों को आर्थिक विकास का लाभ मिलना आवश्यक होता है। एक कल्याणकारी राज्य का यह ड्यूटी होती है, उसकी कर्तव्य होता है कि वह सभी समाज के वर्गों को आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाए। इसी तरह से पिछड़े क्षेत्रों को भी आर्थिक विकास का लाभ पहुंचाए और सारा आर्थिक विकास का लाभ अमीर या पहले से ही जो विकसित क्षेत्र हैं उनको ना मिले। तो संतुलित विकास का अर्थ क्या होता है? विकास की ऐसी प्रक्रिया जिससे प्रदेश के सभी क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों का संतुलित विकास संभव हो, उसे संतुलित विकास कहते हैं। राज्य में नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रदेश का संतुलित विकास करना होता है जिससे अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों का उपयुक्त व संतुलित विकास संभव हो सके। नियोजित अर्थव्यवस्था या प्लान्ड इकोनॉमी या ऐसी इकोनॉमी जिसमें प्लानिंग काम में ली जा रही हो, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें योजनाएं बना के क्रियान्वित की जा रही हों, उसमें अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों, कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र में साधनों का आवंटन विवेकपूर्ण ढंग से किया जाता है जिससे प्रदेश का संतुलित विकास हो सके। कृषि भी बहुत आवश्यक है और दूसरी ओर उद्योगों का विकास भी बहुत आवश्यक है और इन दोनों के विकास के लिए सेवा क्षेत्र का विकास भी बहुत आवश्यक है। तीनों क्षेत्रों में साधनों का आवंटन विवेकपूर्ण ढंग से किए जाने की आवश्यकता होती है, तभी
प्रदेश का संतुलित आर्थिक विकास संभव हो सकता है। नियोजित विकास की प्रक्रिया में राज्य के सबसे पिछड़े क्षेत्रों और समाज के सबसे पिछड़े वर्गों के विकास के लिए साधनों का आवंटन उदार रूप में किया जाता है। अर्थात यदि जो सबसे पिछड़े क्षेत्र हैं उनको अधिक साधनों का आवंटन किया जाएगा तो वो कहलाएगा उदार रूप में साधनों का आवंटन। इसी तरह समाज के जो गरीब और पिछड़े वर्ग हैं उनको यदि साधनों का आवंटन अधिक किया जाएगा तो वो भी उदार रूप में किया जाने वाला कहलाएगा। इस प्रकार कृषि, उद्योग व सेवा क्षेत्र के संतुलित विकास के प्रयास किए जाते हैं। उत्पादन व उपभोग में संतुलन, बचत व विनियोग में संतुलन के लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। आर्थिक नियोजन की बजाय यदि राज्य के आर्थिक विकास को बाजार की शक्तियों के भरोसे छोड़ दिया जाए तो साधनों का आवंटन केवल उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहां अधिकतम लाभ मिलता हो और राज्य के सर्वांगीण विकास के लक्ष्य का तब कोई महत्व नहीं रह जाएगा। सरकार क्या चाहती है? राज्य का सर्वांगीण विकास, और मांग और पूर्ति की शक्तियाँ या बाजार की शक्तियाँ क्या करती हैं? जहाँ लाभ अधिकतम होता है उसी क्षेत्र में उत्पादन करती हैं। उत्पादन की प्रेरणा तभी मिलती है पूंजीपति को जब उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो। जहाँ पर लाभ अधिकतम होगा वहीं साधन चले जाते हैं और साधनों को रोजगार मिल जाता है। तो इस प्रकार से जो पूरे राज्य के लोगों का सर्वांगीण विकास, पूरे पिछड़े सहित सभी क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास जो है, अगड़े पिछड़े दोनों को शामिल करते हुए जो विकास होता है वो कहलाता है सर्वांगीण विकास। सभी अंगों का विकास वह तभी संभव है जब आर्थिक नियोजन अपनाया जाए। बाजार की शक्तियों के द्वारा यह संभव नहीं है। तीसरा उद्देश्य है प्राकृतिक व वित्तीय साधनों का अनुकूलतम उपयोग। नियोजित अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक व वित्तीय साधनों के सदुपयोग की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि सरकार नियोजित तरीके से प्लान बना के और फिर इनको आवंटित करती है। इसके बाद कार्यान्वयन भी प्लान्ड तरीके से किया जाता है, नियोजित तरीके से किया जाता है। अतः नियोजन का उद्देश्य प्रदेश में उपलब्ध प्राकृतिक व मानवीय साधनों का इष्टतम उपयोग करना होता है। न्यूनतम लागत में अधिकतम उत्पादन हो सके, इस तरह से प्राकृतिक साधन जो भूमि इत्यादि हैं और मानवीय साधन जो श्रम इत्यादि हैं उनका उपयोग करना होता है। साधनों के अनुकूलतम उपयोग से विकास की दिशा में अर्थव्यवस्था को तेज गति से गतिमान किया जा सकता है। अगला है बेरोजगारी को कम करना। जैसा हमने देखा, बाजार की जो प्रणाली है, स्वतंत्र उद्यम की जो प्रणाली है या स्वतंत्र बाजार की प्रणाली है, वह लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य से चलती है और बेरोजगारी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है इससे उनका कोई मतलब नहीं होता है। राजस्थान जैसे बहुत ही पिछड़े राज्य में जहाँ जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही हो, हमने देखा कि जितनी राष्ट्रीय आय बढ़ रही है उतनी तेजी से प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रही है, क्योंकि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हो रही है उसकी तुलना में जनसंख्या में वृद्धि तेज हो रही है। तो इस तरह से राजस्थान जो है एक ओर तो पिछड़ा राज्य है और दूसरी ओर यहाँ जनसंख्या भी तेजी से बढ़ रही है और अभी तक ये ट्रेंड जारी है और बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर हो। वहाँ आर्थिक नियोजन, जैसा हमने देखा था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति, सेवा क्षेत्र की स्थिति सभी बहुत खराब थी जब आर्थिक नियोजन प्रारंभ किया गया था।
तो बेरोजगारी उस समय चरम स्तर पर थी और अभी भी बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। वहाँ आर्थिक नियोजन एक विशेष लक्ष्य यह होता है कि रोजगार के अधिकतम अवसरों का सृजन किया जाए। इस हेतु नियोजन द्वारा ऐसी विकास प्रक्रिया को अपनाया जाता है जिसमें श्रम गहन तकनीक का अधिकतम उपयोग हो और रोजगार के अधिकतम अवसर सृजित हो। दो तरीके की तकनीक होती है, एक होती है पूंजी गहन तकनीक और एक होती है श्रम गहन तकनीक। पूंजी गहन तकनीक में मशीनें जो होती हैं वो श्रम का स्थान ले लेती हैं उत्पादकता बढ़ाने के लिए। श्रम गहन तकनीक में अधिक लोगों को रोजगार मिलता है और मशीनों का उपयोग लिमिटेड होता है। तो इस तरह से नियोजन के द्वारा ये देखा जाता है कि कौन सी तकनीक है जो कि अनुकूलतम भी है, इष्टतम भी है और साथ ही रोजगार भी उपलब्ध करा रही है। इसके बाद अगला उद्देश्य है आर्थिक स्थायित्व के लिए नियोजन। जैसा हम अब तक पढ़ चुके हैं, प्रथम प्रश्न पत्र में भी हमने व्यापार चक्रों का अध्ययन किया था और देखा था कि व्यापार चक्र आर्थिक स्थायित्व को किस तरह से बिगाड़ देते हैं और उन पर कंट्रोल करना या नियंत्रण करना कितना आवश्यक होता है। और उसकी जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वो होती हैं तेजी और मंदी की अवस्थाएं। और ऐसी अवस्था जिसके बारे में हमने कई बार डिस्कस किया है वो है 1929 से 33 की विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी, जिसने प्रतिष्ठित सिद्धांतों के स्थान पर केन्स के सिद्धांतों की आवश्यकता पर बल दिया था, महसूस करवाई थी इसकी आवश्यकता। और इसने जो महामंदी की स्थिति थी, इसने जो बेरोजगारी और अस्थिरता की स्थिति पूंजीवादी देशों में दी थी वो बहुत भयावह थी। तो उस समय जो पूरी तरह से ये जो पूंजीवादी देश थे वो बाजार की शक्तियों पर या मांग और पूर्ति की शक्तियों पर या स्वतंत्र उद्यमिता के ऊपर निर्भर करते थे। सरकार का कोई रोल नहीं होता था आर्थिक क्षेत्र में और आर्थिक मंदी का बहुत बुरा प्रभाव पड़ता था लोगों पर, जो अक्सर आती रहती थी क्योंकि सरकार उसको रोकने के कोई भी उपाय नहीं करती थी। इसके बाद में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता महसूस की गई और भारत तो फिर एक पिछड़ा हुआ देश है जो विकास की राह पे बढ़ रहा है, इसलिए हम उसको विकासशील देश की अर्थव्यवस्था कहते हैं कि जो विकास के पथ पर अग्रसर है। इसको बाजार की शक्तियों पर यदि छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब है कि पूंजीवादी देशों की तरह यहाँ पर भी आर्थिक अस्थिरता को हम निमंत्रित कर रहे हैं और इसलिए आर्थिक स्थिरता लाने के लिए नियोजन आवश्यक माना गया। अगला उद्देश्य, महत्वपूर्ण उद्देश्य है आर्थिक विषमताओं को दूर करना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं, जिनको हम अनियोजित अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, जिसमें आर्थिक नियोजन काम में नहीं लिया जाता है, उनमें साधनों का आवंटन उन वर्गों के पक्ष में होने लगता है जिनके पास पहले से ही आर्थिक शक्ति का केंद्रीयकरण होता है। आर्थिक शक्ति के केंद्रीयकरण से क्या तात्पर्य है कि आय और उत्पादन के साधन दोनों कुछ ही लोगों के पास होते हैं और बाकी सब लोग गरीब और पूंजी रहित होते हैं। तो उस स्थिति में हम कहते हैं आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण हो गया है पूंजीपति वर्ग के पास और जो साधनों को खरीदने की क्रय शक्ति है वो भी इनके पास ही होती है, इसलिए साधन इनकी तरफ चले जाते हैं। साधनों का बंटवारा या आवंटन इस तरह से होता है कि साधन सारे इनके पास चले जाते हैं। और राजस्थान में आज़ादी से पूर्व अधिकांश आर्थिक संसाधनों का केंद्रीकरण सामान्य वर्ग के पास था। इसके अलावा कुछ
जो ज़मींदार जागीरदार टाइप वर्ग थे उनके पास था, और गरीब जो था वो निरंतर गरीब रहता था, और राज्य की अधिकांश जनसंख्या भूखमरी व गरीबी से पीड़ित थी। ऐसी स्थिति में आर्थिक नियोजन एकमात्र ऐसा रास्ता था जिससे समाज के संसाधनों का न्यायोचित बंटवारा हो सके और समाज के पिछड़े तबके का विकास हो सके। इसी से निकल के आता है महत्वपूर्ण उद्देश्य, गरीबी दूर करना। आज़ादी के समय समस्त भारत और विशेषकर राजस्थान में गरीबी अपने चरम स्तर पर थी। देशी राज्यों की सामंती शक्तियाँ किसानों और श्रमिक वर्ग का तरह तरह से शोषण करती थीं। इसके बारे में हमने भूमि सुधार में विस्तार से पढ़ा है कि किस तरह से ऊंचे लगान लिए जाते थे, जिसे देने में कृषक अपने आप को असमर्थ महसूस करते थे। इसके अलावा जो जमींदार थे वो उनसे उपहार आदि के रूप में अनुचित लाग बाग लेते थे। कोई त्योहार होते थे तब उनसे उपहार इस तरह से, ये कहलाते थे लाग बाग, जो बहुत ही अनुचित होते थे। इसके अलावा जो काश्तकार थे और वो दूसरे की खेती पर रेंट के ऊपर, लगान के ऊपर खेती करते थे, वो जब किसी कारण से फसल न होने पर रेंट नहीं चुका पाते थे, लगान नहीं दे पाते थे, ऐसी स्थिति में उनसे बेगारी भी ली जाती थी और बेगारी की प्रथा प्रचलित थी। उन्हें बंधक मजदूर बना दिया जाता था। बंधक मजदूरी की प्रथा प्रचलित थी और इस तरह से जो गरीब था वो भुखमरी की ओर धकेल दिया जाता था। ऐसी स्थिति में जब लोकतांत्रिक सरकार बनी, प्रजातांत्रिक संविधान बना देश का, तो नियोजित विकास की राह अपनाई गई जिससे गरीबी पर प्रहार किया जाए और गरीबी का निवारण करना संभव हो सके। इस प्रकार हमने देखा कि कौन से महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं जो सभी पंचवर्षीय योजनाओं में पूरे देश तथा राजस्थान में लागू किए गए, और राजस्थान की विशेष स्थिति में इनका बहुत अधिक महत्व सामने निकल कर आता है। इसके अलावा योजना काल में समय के साथ कुछ परिवर्तन होते रहे। आर्थिक अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन होते रहे उनके अनुसार कुछ नए उद्देश्य भी शामिल किए जाते रहे, जिससे कि उस समय जो समस्याएं सामने खड़ी हैं उनका मुकाबला भी आर्थिक नियोजन के माध्यम से सरकार कर सके। इस प्रकार हमने देखा कौन कौन से मुख्य उद्देश्य हैं जिनको लेकर राजस्थान में आर्थिक नियोजन को अपनाया गया। इसी के साथ हम इस ई लेक्चर को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।